नमस्कार। आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। और जिस मुद्दे पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो यही है कि क्या आखिरकार अब छत्तीसगढ़ की व्यवस्था भगवान भरोसे है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की दर 12% के हिसाब से बढ़ रही है। इधर खबर यह भी है कि एम्स ने सैंपल लेने की संख्या भी कम कर दी है और अब राज्य की लैब में ही कोरोना की जांच होगी। बीते 5 दिनों में राज्य में केस डबल हो गए तो अब बीजेपी के अटैक भी सरकार पर डबल हो गए। राज्य उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां अब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ खुल रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ की व्यवस्था सच में भगवान भरोसे है? कुछ रिएक्शंस आपको सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एम्स जैसे हॉस्पिटल ने सैंपल लेने से मना कर दिया है। 14 दिन यहाँ कोरोना की रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं। जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो बाजारों में घूम के सबको संक्रमित कर रहे हैं। इन व्यवस्थाओं से ध्यान हटाने के लिए आप उल जलाउल बयानबाजी कब तक करेंगे? आखिर ये सरकार स्वयं की जिम्मेदारी का पालन कब करेगी? क्यों आप क्वारंटाइन सेंटर्स में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के जाने पे उन पे एफआईआर कर देते हैं? लगातार लोग वहां मर रहे हैं। वहां से कई व्यवस्थाओं की खबरें हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप छुपा रहे हैं और आप संक्रमण को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? इस पे ध्यान देके जनता को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर अपनी जिम्मेदारी का वहन करिए। छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं वो भयावह हैं। अगर आप नहीं जागते हैं तो स्थिति बहुत गंभीर होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने घोषणा की है कि मोदी जी की चिट्ठी लेके वे घर घर जाएंगे। कोरोना वायरस की स्टडी में यह पाया गया है कि वायरस की कागज पर आयु 5 घंटे से लेकर 3 दिन तक रहती है। ऐसी स्थिति में कागज बांटना, घर घर संक्रमण फैलाना कहां तक उचित होगा? और मोदी जी की कौन सी उपलब्धि है? मजदूरों को उनके घर तक नहीं पहुंचाया, रेल का किराया मांगा, किसानों को सिर्फ 53 रुपए धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया। लोग बेरोजगारी चरम पर है, 27% बेरोजगारी की दर हो गई है। तो सुना आपने, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस की जो नियम बनाए गए थे, जो कांग्रेस ने कोशिशें की सरकार की तरफ से, वो तमाम यहां पर असफल साबित हुई और उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ा। वहीं कांग्रेस अब ये कह रही है कि बीजेपी भी छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना को बढ़ाने में लगातार मदद कर रही है और उससे फैला रही है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। इनके अलावा अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखने के लिए आरपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। संजय श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से आप ये कह पा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ अब जो व्यवस्था के मामले में भगवान भरोसे जा रहा है? देखिए सोहेल जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम मीडिया से लेके जो समाचार पत्र सामने आ रहे हैं, जो आप जैसे जो पत्रकार हैं, जो चैनल के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से तेज गति से छत्तीसगढ़ जो कि एक सुरक्षित राज्य के रूप में सामने आया था, इसमें हमने भी राजनीति से परे हटकर हम सबके लिए अच्छी चीजें थी कि यहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। लेकिन जिस तरीके से चुनौती सामने आती है और चुनौती में सरकार फेल दिखाई देती है, और फेल होना, पास होना ठीक है, कहीं कमियां हो सकती है, राज्यों के अंदर में कमियां हो सकती हैं, एक बड़ा संक्रमण है, विश्वव्यापी संक्रमण है। लेकिन इस सरकार के साथ में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये है कि ये सरकार सुनने को खाली नहीं है। ये सरकार हर एक वो व्यवस्था को छुपाना चाहती है। आखिर जब अमेरिका से लेकर एक छोटे से मोहल्ले तक यदि संक्रमण फैल रहा है तो मुझे लगता है कि स्वीकार करने की आदत इस सरकार को होनी चाहिए। अब एम्स जैसे अस्पताल में जिस तेज गति से, द्रुत गति से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसमें एम्स जैसे अस्पताल ने उसको मना किया है कि अब और सैंपल्स हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारे सैंपल्स हो रहे हैं। इस सरकार ने 2-2.5 महीनों के अंदर में अन्य व्यवस्थाओं को खड़ा नहीं किया। 2-2.5 महीने तक केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर कि किस तरीके से हम अपनी कमियों को केंद्र सरकार के पाले में ढकेले, इसका प्रयास लगातार चलता रहा, चाहे वो लेटर के माध्यम से, चाहे पत्र के माध्यम से, चाहे तमाम प्रकार की अव्यवस्थाओं के बारे में। अब क्वारंटाइन व्यवस्था है, जो बाइट्स में भी बातें सामने आई कि यदि एक विपक्ष दल जो 15 साल से यहाँ पर सत्ता में था
उसके विधायक, पूर्व विधायक यदि जाते हैं क्वारंटाइन की व्यवस्था को देखने का, तो सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए आइए देखिए। लेकिन उनको वहां पर बंदी बनाया जाता है, वहां उनके ऊपर तमाम प्रकार की धाराएं लगा दी जाती हैं, ताकि कोई विपक्ष वहां पर सामने आकर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का उजागर न करे। इसको भी छुपाने का प्रयास हो रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में यह हाल है कि आत्महत्याएं हो रही हैं, फांसी लगा रहे हैं, सांप काट रहे हैं, खाना लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इनके प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं कि नहीं वो ठीक है, लोग क्वारंटाइन से निकलकर घर जाते हैं, घर से फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, फिर वो आते हैं, वापस उनको लाना पड़ता है। तो आखिर ये सरकार कर क्या रही है? आरपी सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, व्यवस्थाओं को लेकर उठ रहे हैं, फिर क्वारंटाइन सेंटर भी अब जो है वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। किस तरह से आप सरकार का बचाव करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने ये देखा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब आप कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या शून्य करने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में कोरोना बम फूट चुका है। और इससे पहले कि सिंह साहब आपका जवाब हम तक आए, मैं आप दोनों मेहमानों से ये कहना चाहूँगा, अगर आप में से किसी का मोबाइल वाइब्रेट मोड पर है तो उसे साइलेंट कर दीजिए, लगातार मैसेज की वजह से डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। सिंह साहब आपका जवाब चाहूँगा। देखिए सोहेल भाई, हिंदुस्तान की एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्रचलित कहावत है, घड़ियाली आंसू बहाना। आज देख भी लिया। संजय जी को बधाई, बहुत अच्छा बोलते हैं आप और आंसू भी बहुत अच्छा बहाते हैं। सोहेल भाई, आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश की जनता से एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या इस देश में कोरोना था? नहीं, न हमारे राज्य में था, न किसी और राज्य में। आया तो विदेश से। तो इस राज्य में कोरोना आने के दो माध्यम हो सकते हैं। एक तो विदेश से जो लोग आए उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूरी टेस्टिंग नहीं हुई, पूरी जांच नहीं हुई और कोरोना वायरस के साथ वो इस देश और इस प्रदेश में शामिल हो गए। दूसरा रास्ता यह हो सकता था कि भूपेश बघेल जी हवाई जहाज लेके यहां से चाइना गए हों और पीछे वाली सीट पे कोरोना को बिठा के लाए हों। ये तो हुआ नहीं है, हुआ पहला काम है। तो अपनी नाकामयाबी का, अपनी विफलता का ठीकरा बेशर्मी के साथ, किस शिद्दत के साथ जो है सरकार के ऊपर फोड़ रहे हो, सीखे तो बीजेपी से सीखे। हमारा कहना बड़ा स्पष्ट है जी। जब 24 मार्च को आपने इस देश में लॉकडाउन लगाया, तब इस देश में संक्रमित मरीजों की संख्या कितनी थी? मात्र 519। आज कितनी है? 2,58,000 से अधिक। 215 देशों में कोरोना फैला है। हम 6वें स्थान पर हैं। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में भूपेश बघेल जी की सरकार है? मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपने सोहेल भाई बिल्कुल सही फरमाया। एक समय वो था जब हमारे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट के सिर्फ 3 रह गई थी और हमें लगता था कि बहुत जल्द हम कोरोना फ्री स्टेट बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? पहले लॉकडाउन की बाद जब आपने दूसरा लॉकडाउन इस देश पे थोपा, तो श्रमिक जिसके पास न खाने के लिए अनाज था, न रहने के लिए मकान, न खर्च करने के लिए पैसे और ना ही रोजगार, वो श्रमिक जो है सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े। और उसके बाद क्या हुआ? मजबूरी में हमको अपने राज्य की सीमाएं खोलनी पड़ी। मजबूरी में ऐसे मजदूर जो हमारे राज्य से गुजर के अपने गृह राज्य में जाना पड़ते थे, उनके लिए हमने सीमाएं खोलनी पड़ी। आज भी जो हमारे राज्य में जितने कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, कौन लोग हैं? वो हैं जो बाहर से आए हैं, क्वारंटाइन सेंटर रखे गए हैं, या वो लोग हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन या कम्युनिटी स्प्रेडिंग जैसी कोई बात देखने को नहीं मिली है, जैसा कि आपके मध्य प्रदेश के इंदौर में दिख रहा है और गुजरात के अहमदाबाद में दिख रहा है या महाराष्ट्र के दिल्ली में दिख रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल पर इस बात को बड़े दावे के साथ नहीं कह सकता कि ऐसी परिस्थितियां कितने दिन बनी रहेंगी। आपने देखा हमारे एम्स है, एम्स ने आज ही पत्र लिखा कि आने वाले 10 दिनों तक हमें सैंपल न भेजा जाए। आप बेहतर जानते हैं, एपिडेमिक एक्ट के तहत जितनी जांच एजेंसियां यहाँ पर है उसकी नोडल एजेंसी है एम्स। हमारे यहाँ दो निजी संस्थान, डॉक्टर लाल का पैथोलैब और दूसरा SLR, 2 निजी संस्थानों को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। इसके अलावा एम्स का रायपुर सेंटर, मेकाहारा का हमारा टीबी हॉस्पिटल। सिंह साहब मैं एक बात मुझे याद आई। राज्य सरकार ने बहुत पहले केंद्र सरकार से इस बारे में परमिशन मांगी थी कि राज्य में कुछ ऐसी एजेंसीज को परमिशन दी जाए, कुछ ऐसी जांच लैब को परमिशन दी जाए जो कि कोरोना टेस्ट कर सकें और जांच में तेज़ी आए। मैं वो आपसे ज़रूर पूछूंगा कि वो क्यों नहीं हो पाया, और अगर नहीं हो पाया तो उसकी वजह, अगर केंद्र सरकार से परमिशन ना मिलना है तो जवाब संजय श्रीवास्तव से भी लूंगा। लेकिन इस वक्त मैं अभिषेक शुक्ल जी आपकी तरफ आना चाहूँगा।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस बात की बहुत पहले आशंका जता दी थी कि अगर राज्य की सीमाएं खुली तो फिर कोरोना बेकाबू हो सकता है, और फिर हमने वैसा कुछ देखा भी। जब सीमाएं खुली, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, अचानक से बाढ़ आई। क्या कुछ आपने इस दौरान फील्ड के अंदर देखा, क्या कुछ आपने महसूस किया? क्या प्रवासी मजदूरों के आने के बाद से ही अचानक छत्तीसगढ़ में हालात खराब होना शुरू हुए? सोहेल में देखिए, जहां तक प्रवासी मजदूर भाइयों बहनों की बात है, हमारे बिल्कुल सोहेल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रवासी मजदूर जो हैं, जब वो आना शुरू हुए उसके बाद से ही हालात खराब होने शुरू हुए, और इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। मान के चला जा रहा था, शुरुआत में श्रमिकों के आने के बाद जो पॉजिटिव मरीज़ मिल रहे थे वो क्वारंटाइन सेंटर्स के थे, श्रमिक थे, तो मान के चल रहे थे कि हाँ वो क्वारंटाइन सेंटर हैं, सभी पर निगाहें हैं और वो ही लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। हालांकि बहुत तेज़ी के साथ ये ग्राफ बढ़ा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें कि श्रमिकों के अलावा भी जब दूसरे लोग इसकी चपेट में आने लगे, कई छोटे बच्चे इसकी चपेट में आए, या बाहर के लोग चपेट में आए, या पुलिसकर्मी चपेट में आ रहे हैं, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसा कि लोड बढ़ा है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, और जिसकी वजह से एम्स को कहना पड़ा कि 10 दिन तक फिलहाल कम से कम कोई सैंपल ना दें। ये हालात बन जाएंगे, इसका अंदाज़ा नहीं था। ये स्थिति एक विस्फोटक है, भयंकर है, और मैं इसके लिए सभी को जिम्मेदार मानता हूँ, चाहे सरकार की तरफ से कुछ कमियाँ रह गई हों, चाहे आम लोगों की बात कर ली जाए, चूक वहाँ भी हुई है। क्योंकि जैसे सोहेल अनलॉक हुआ है, अनलॉक के बाद हमने देखा है लोगों को जो तफरीह करने की आदत थी, बेवजह लोग सड़कों पर घूमते मिले हैं। क्योंकि अगर व्यापारी दबाव बना रहे थे कि अनलॉक कर दिया जाए, उनको व्यापार चलाने की अनुमति दी जाए, तो कई व्यापारियों से मैंने खुद बात की है, उनका कहना है कि वो सिर्फ घर में बैठते थे, अब यहाँ आकर बैठ रहे हैं, ग्राहक उनके पास नहीं आ रहे। तो आप मान के चलिए कि फिर इतनी भीड़ बाजारों में क्यों दिख रही है? ये इशारा कर रही है कि लोग बेवजह यहाँ पर घूम रहे हैं। लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी कि दरअसल सोहेल एक इंसानी फितरत सी है, सबको लगता है मुझे कोरोना नहीं होगा, या कोरोना अब तक लोग टीवी पे देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, तो उनको डर नहीं लगता, वो सावधानी नहीं बरतते। जिसके पास से होकर उस कोरोना गुजरता है, उनसे ज़रा पूछा जाए क्या होता है, क्या हालात होते हैं, तो वो बेहतर बता पाएंगे। तो ये मिली जुली जिम्मेदारी है, और इस मिली जुली जिम्मेदारी को सभी को उठाना होगा, सभी को इस चीज़ को देखना होगा। क्योंकि प्रशासन भी सिर्फ एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकता, सख्ती नहीं बरत सकता। सख्ती के विजुअल जो वीडियो सामने आए थे, उसके बाद काफ़ी हंगामा भी हो गया पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया में जो वायरल हुए हैं। तो लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और कुछ दिक्कतें जो क्वारंटाइन सेंटर्स में सरकार को उसे भी दूर करना होगा। चलिए, लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, लेकिन क्या सरकार ने भी लापरवाही बरती है? संजय श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूँगा। सरकार किस तरह से व्यवस्थाएं करने में असफल हुई आपके मुताबिक, और क्या कुछ होना चाहिए था? अगर सरकार असफल रही तो क्या कुछ किया जाना चाहिए था? मान लीजिए अगर बीजेपी इस वक्त सत्ता में होती तो क्या कुछ करती? देखिए सोहेल जी, देश में, प्रदेश में, दुनिया के अंदर में कोरोना संक्रमण फैला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर में वैचारिक संक्रमण हो गया है, शासन के अंदर में वैचारिक संक्रमण हो गया है। अभी मेरे मित्र प्रवक्ता जो कि लगातार शासन में लगे रहते हैं और बड़ा उनका संबंध है, संपर्क है, उन्होंने ही अपने वक्तव्य में, इसी चैनल के अंदर में वक्तव्य में 2 बातों को कहा कि देश के अंदर में कैसे कोरोना फैल गया, ये केंद्र सरकार के फेल्योर है। और दूसरे बयान में वो कहते हैं कि 215 देशों के अंदर में कोरोना फैल गया है, हम 6वें स्थान पर है। अर्थात आरोप लगाने के बाद, आरोप लगाने के समय उनको ये ध्यान भी नहीं को क्या कह रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कैसे आया, दूसरी तरफ कहते हैं कि 215 देशों के अंदर में फैला है। अर्थात वो स्वीकार कर रहे हैं कि दुनिया में कोरोना फैला है, आपको स्वीकार करने की आवश्यकता है, पहली चीज। दूसरा, एक हल्का बयान आता है इस तरह का कि आप चलिए, संजय श्रीवास्तव जी से शायद हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया, दोबारा कोशिश करेंगे हम कि उनसे संपर्क जुड़ जाए। सोहेल जी, ये सरकार के अंदर में किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं है। जी बोलिए। और ठीक सवाल किया आपने, बिल्कुल ठीक सवाल किया कि सरकार में गंभीरता है कि नहीं। आज यदि सभी राज्य मिल रहे हैं, ये प्रशासन का काम है। यदि लॉकडाउन खुलता है, लॉकडाउन के अंदर में अव्यवस्थाएं फैलती हैं, तो व्यवस्थाओं को आपको ठीक करना है। यहाँ इस प्रदेश के अंदर में तो ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री को लगातार ये लगा रहता है कि हम अपनी पीठ कब थपथपाएं। स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार ये इंगित करते हैं कि कोरोना बढ़ेगा, जून में बढ़ेगा, जुलाई में बढ़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनकी बातों को दरकिनार करते हैं। वो कहते हैं कि हम तो 2 पे आ गए, 3 पे आ गए,
और 13 मंत्रियों की संजय फोटो श्रीवास्तव जी, लगाकर- संजय श्रीवास्तव जी, सत्ता में अगर आप होते तो क्या करते? सवाल मेरा ये था। अगर फिर मैं इसके मद्देनजर अगर आपको मिसालें देना शुरू करूं तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में बीजेपी की सरकार है, कोरोना तो कहीं नहीं रुक रहा, अव्यवस्थाएं हर जगह नजर आ रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर भूपेश बघेल सरकार अव्यवस्थाओं के मामले में दोषी है, जिम्मेदार है, बीजेपी अगर होती तो क्या कुछ करती? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले इस बात को समझने की आवश्यकता है कि केंद्र का क्या काम है, राज्य सरकार का क्या काम है। ठीक। हम यदि 25 दिन बैठकर 25 चिट्ठी लिखेंगे तो उससे नहीं होना है काम। आपको तो ये काम करना था, वो 25 दिन आपने जो खराब किया, आपको ये मालूम था कि श्रमिक लौटेंगे, ट्रेनों से लौटेंगे, आपको यहाँ की व्यवस्था ठीक करना था कि 2-3 लाख यदि मजदूर आते हैं, वैसे उनमें इसमें भी उन्होंने गफलत किया था। पहले कहा कि 1.25 लाख श्रमिक आएंगे, आज कहते हैं कि 3.5 लाख श्रमिक आएंगे। ठीक। आरपी सिंह साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। एक बड़ा सवाल इस वक्त संजय श्रीवास्तव जी ने खड़ा किया है। शुरुआत में हमने भी ये बात देखी थी कि राज्य सरकार ने लगातार केंद्र से चिट्ठियां भेजने का काम जारी रखा। अब बीजेपी उसी बात को इशू बना रही है, मुद्दा बना रही है कि जितनी देरी राज्य सरकार ने चिट्ठियां लिखने में की, अगर उतना ही समय वो तैयारियों में लगा देती, इस बात के लिए खुद को तैयार कर लेती कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस आने वाले हैं, तो शायद व्यवस्थाएं बेहतर होती। किस तरह से इस आरोप पर आप बचाव करेंगे कांग्रेस सरकार का? देखिए सोहेल भाई, सबसे पहली बात तो आपने सवाल जो किया संजय श्रीवास्तव से कि अगर आप सत्ता में होते तो क्या करते, इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। हाँ, जवाब नहीं दिया। ठीक। यदि आप और ये साबित करता है, अब आप बताइए चूक कहाँ हुई? सोहेल भाई, ये साबित करता है कि चाहे बीजेपी के संजय श्रीवास्तव, मोदी जी हो, इनके पास विजन के नाम पर टेलीविजन है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचार नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कोरोना 215 देशों में फैला। ये सच है मेरे भाई, 215 देश में कोरोना फैला, लेकिन कुछ ऐसे देश भी तो हैं जिन्होंने कोरोना को फैलने से पहले रोक दिया। जैसे चाइना से लगा हुआ देश है ताइवान, जिस दिन पहला मरीज मिला उसी दिन अंतरराष्ट्रीय सीमाएं सील कर दी गई, विमानों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके नाम पर विजन है ही नहीं। आपके नाम पास दो चीजें हैं, टेलीविजन है और भाषण। नहीं, आरपी सिंह साहब, राज्य में सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, उसका बचाव आप करें। अब फिलहाल केंद्र को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों को छोड़ दें। देखिए जी सोहेल भाई, हमने पत्र लिखा, हमने लिखा कि अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं चालू ना की जाए। ठीक। हमने पत्र लिखा विमान सेवा चालू ना की जाए। हमने पत्र लिखा कि ट्रेन नियमित रूप से ना चले। ठीक। 200 ट्रेनें चल रही हैं सोहेल भाई, कौन उसमें चेक करता है कि कौन बैठ रहा है और कहां उतर के कहां जा रहा है? ठीक। जहाज रोज चल रहे हैं, कौन आता है, कहां जाता है, कितने लोग को देख लेंगे आप? सबसे बड़ी बात कि जिस दिन आप लॉकडाउन के लिए आए थे, उसी दिन इस देश के लोगों को 10 दिन का समय दे दिए होते तो आज लोग अपने अपने घरों में होते। संजय श्रीवास्तव जी, एक बड़ा सवाल है और हमने देश में लगभग ज्यादातर राज्यों में इस सवाल को महसूस किया है, मीडिया के सामने भी आया है। कांग्रेस ने लगातार इस बात को लेकर बीजेपी पर और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना था कि लॉकडाउन जिस तरह से और जिस इमीडिएट हालत में किया गया वो जल्दबाजी थी और उसकी वजह से तमाम मजदूर परेशान हुए, और जैसे ही ढील मिली प्रवासी मजदूर लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल पड़े और कोरोना बेकाबू हो गया। किस तरह से आप बचाव करेंगे केंद्र सरकार के उस फैसले का, जबकि अचानक से ये कह दिया गया कि रात 12 बजे से लॉकडाउन? देखिए सोहेल जी, बचाव का कहीं कोई विषय ही नहीं है। वो लॉकडाउन जो हुआ उसी के कारण ये स्थिति है कि आज बहुत बड़ी संख्या। अल्लाह क्यों कर दिए? अल्लाह क्यों कर दिए? दुनिया के अंदर में दूसरी बड़ी जनसंख्या है, वहां पर बहुत कम मात्रा में ये फैला है। और जो 4 लॉकडाउन हुए हैं इसमें राज्य सरकारों को अपनी तैयारी करना था, लेकिन आज कांग्रेस के नेताओं के बयान देख लें, कोई कहता है कि जल्दी लॉकडाउन हो गया, कोई कहता है कि देरी से लॉकडाउन हो गया है। राज्य सरकारों को अपनी जिम्मेदारी समझकर यह काम करने की आवश्यकता थी कि आपके यहाँ जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो श्रमिक आने हैं उनकी व्यवस्था करनी थी, उनकी आप जांच ठीक से करते। क्वारंटाइन सेंटर नहीं बना पा रहे अपने लोगों के लिए है, केवल संख्या बताते 19,000 हमने कर दिया। क्वारंटाइन सेंटर से लोग भाग रहे हैं, ये 4-4 6-6 दिन में लोगों को छोड़ रहे हैं, वो फिर से पॉजिटिव होकर वापस आ रहे हैं। अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगा। दोनों तरफ की बातें हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने चिट्ठियां लिखने में समय बर्बाद किया, जबकि आरपी सिंह साहब का कहना है कि चिट्ठियां इसी बात के लिए लिखी जा रही थी कि केंद्र सरकार आपसी बातचीत के जरिए व्यवस्था को बेहतर बना सके। आपको क्या महसूस होता है इस दौरान
जबकि राज्य सरकार लगातार केंद्र को चिट्ठियां लिख रहा था। क्या राज्य में जो तैयारियां थीं कोरोना से लड़ने के लिए वो लगातार जारी थीं या कहीं ठहरी हुई थीं? सोहेल, देखिए, अब इस सवाल का कोई मतलब नहीं है कि लॉकडाउन सही था नहीं था, पहले क्या हुआ, किसकी चूक थी। इसके लिए जब कोरोना खत्म हो जाएगा तब बहुत समय है इस पर। बिल्कुल, इसीलिए अभिषेक शुक्ल जी, हम इस वक्त व्यवस्थाओं पे चर्चा कर रहे हैं कि व्यवस्था करने में सरकार कामयाब रही या नहीं रही। बिल्कुल जी, मौजूदा समय इस वक्त ये है कि अभी जो हालात बिगड़ गए हैं उस परिस्थिति में क्या होना चाहिए। 14 मई तक 2-3 दिन में सोहेल रिपोर्ट आ जा रही थी, 25 मई तक 5-7 दिन लगने लगे और आज की स्थिति में ये है कि 10-10 दिन रिपोर्ट आने में लग जा रहे हैं। और उसके बाद अब आज ये हाल है कि एम्स ने कह दिया बहुत ज्यादा लोड हो गया, 10 दिन मना कर दिया, हमें कोई भी सैंपल नहीं दिया जाए। जी। तो चिंता और सोचना, ये कोई रास्ता निकालना होगा कि अब मौजूदा परिस्थिति में क्या हो, क्योंकि लोगों के बीच एक डर भी बैठ रहा है कि जब रिपोर्ट ही नहीं आ रही है और इतना लंबा समय, आप समझ सकते हैं 10 दिन में अगर रिपोर्ट आएगी तो 14 दिन का तो टोटल पीरियड ही होता है यहाँ पर। अगर कोई पॉजिटिव निकलता है इस दौरान वो कितने और को पॉजिटिव कर सकता है। तो इन चीजों पर इस वक्त फोकस करने की जरूरत है कि रिपोर्ट जल्दी आए, लोगों को क्वारंटाइन में रखा जाए, अनावश्यक जो भीड़ बाजारों में दिख रही है वो भीड़ वहां पर न निकले, लोगों को जागरूक करना या शासन को जहां पर जरूरी व्यवस्थाएं करना, उन व्यवस्थाओं पर फिलहाल ध्यान देने की जरूरत है। अब कौन गलत था कौन सही था, इसके लिए बहुत समय हमारे पास है। चलिए, गलत और सही का फैसला इतिहास करेगा। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि जिस महामारी से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है उससे मिलकर लड़ा जाए, लेकिन राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा हमारे आज के उस मुद्दे में हमसे शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।